चलो मीटर का रिवीजन देखते क्या करेंगे। तो मीटर के अंदर देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मीटर का मतलब होता है मापक उपयंत्र। मापक उपयंत्र का मतलब वो होगा जो राशियों का मेजरमेंट करेगा। यहाँ अपने उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो विद्युत राशियों का मापन करेंगे। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, ऊर्जा, पावर फैक्टर, ठीक है, ये चीज़ें। मीटर की अगर मैं बात करूँ तो मीटर को दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। एक का तो होगा प्राइमरी और दूसरे का होगा सेकेंडरी। प्राइमरी का दूसरा नाम जो होगा एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे निरपेक्ष और उसको बोलेंगे द्वितीयक। देखो सेकेंडरी फिर बात करूँ तो तीन प्रकार के होंगे। एक तो होगा इंडिकेटिंग, एक होगा तुम्हारा रिकॉर्डिंग और एक होगा तुम्हारा इंटरग्रेटिंग। ठीक है। देखो सेकेंडरी के अंदर काम क्या करेंगे, जैसे तुमने मान लेते हैं कि तुम्हारा सुई वाला जो होता है वो इंडिकेटिंग होगा, ठीक है। पॉइंटर जिसमें लगा होगा वो इंडिकेटिंग होगा। रिकॉर्डिंग जिसके अंदर स्क्रीन सामने चलेगी, जिसके अंदर एक पर्दे पर अपने को दिखाएगा रिकॉर्ड करके पैमाना, CRO ECG मशीन वगैरह होती है, सारा इसी के अंदर आएगा। इंटीग्रेटिंग का मतलब तो समाकलित। समाकलित का मतलब ये होगा जैसे अपने घरों में मीटर जो लगा था ना, एनर्जी मीटर, उस एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है कि एक बार उसको तुमने ऑन कर दिया ना, उसकी रीडिंग वापस जीरो नहीं आती, ठीक है, यही होगा। अगर ऐसा होता कि जीरो आ जाती तो फिर तो अपने क्या करते, फिर या तो रीडिंग के लिए डेली आना पड़ता या कुछ और करना पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान में रखना कि इंटीग्रेटिंग का मतलब था समाकलित। समाकलित का मतलब था एक प्रास दिखाना। ये पूरा तुम्हारे को पूरा स्केल दिखाएगा, इसकी रीडिंग जीरो नहीं, बाकी सबकी रीडिंग जीरो आ सकती है। इसके अंदर तुम्हारा अगर पॉइंटर 5 एम्पियर पर तो तुम्हारी रीडिंग 5 एम्पियर है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर ध्यान में रखना जो तुम लोग धारा या वोल्टेज का मापन कर रहे हो उसके अंदर एक तो तुम्हारा आएगा विक्षेप, ठीक है, विक्षेप यानी कि थीटा होगा, और एक आएगा नियतांक। उन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर अपने मान निकालेंगे। अब ध्यान में रखना इसका जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा स्पर्शज्या धारामापी। स्पर्शज्या धारामापी। अब तुमको मैंने एक बात बताई होगी, साइन को बोलते हैं ज्या, कोस को कोज्या, टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ना, थीटा के अंदर आएगी, एंगल के अंदर देखा है ये, तुमने नहीं देखा तो नेट पर सर्च मारना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। अब देखो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, एक तो उसका पाठ्यांक यानी कि विक्षेप और एक स्थिर वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करके मान निकालेंगे। उसके अंदर जो राशि तुमने पढ़ी है वही आएगी तुम्हारी। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल देखो कौन कौन से होंगे। इसका तुम्हारा एम्पीयर मीटर हो जाएगा, तुम्हारा वोल्ट मीटर हो जाएगा, तुम्हारा वाट मीटर हो जाएगा, तुम्हारा पावर फैक्टर मीटर हो जाएगा। जितने भी सुई वाले हैं ना वो सारे सारे इसमें आएंगे। इसके अंदर तुम्हारा CRO आ जाएगा, ECG मशीन आ जाएगी, और एक और कौन सी होती है ना जो दिमाग की करती है ना, EEG होती है क्या, इलेक्ट्रो इमिग्रेशन ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, चलो छोड़ो। और इंटीग्रेटिंग में तुम्हारा जो भी एनर्जी मीटर जो होगा ना वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा। एनर्जी मीटर हो गया तुम्हारा, ट्राई वेक्टर मीटर भी होगा वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। और एम्पियर घंटा मीटर जो होगा वो भी तुम्हारा इसी के अंदर आएगा। दिमाग में बात सेट होगी। दो प्रकार दिमाग में रह जाएंगे। और सेकेंडरी के 3 प्रकार होंगे, एक में पॉइंटर लगा होगा, पॉइंटर से विक्षेप बताओगे, दूसरे के अंदर ग्राफ कर दिखाओगे, तीसरे के अंदर पूरी स्केल दिखाई जाती है, जीरो पैमाना कभी नहीं होगा। इसके अंदर ध्यान में रखना स्थिर मान आएगा और एक दूसरा आएगा विक्षेप, दोनों का मल्टीप्लाई करके प्राप्त करेंगे। इसमें सीधा विक्षेप होगा वही तुम्हारा मान होगा, कोई अलग से कोई रीडिंग गुणा भाग कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। एक एनालॉग होगा, एक होगा डिजिटल, ठीक है। एक तुम्हारा होगा एनालॉग और एक तुम्हारा कौन सा होगा, डिजिटल। देखो एनालॉग जो होगा वो होगा तुम्हारा पॉइंटर वाला, और डिजिटल जो होगा जिसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, 7 सेगमेंट, सेगमेंट को हिंदी बोलते हैं खंड, डिस्प्ले पर क्या करते हैं रीडिंग को दिखाएंगे।
फिर ध्यान में रखना इसकी एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता क्या होती है, कम। शुद्धता कम कैसे होगी कि मान लेते हैं कि तुम्हारा पॉइंटर 5 पर खड़ा है और तुमने पढ़ने में रीडिंग गलती कर दी तो तुम्हारा काम गड़बड़ है। इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा। शुद्धता क्या होगी, क्योंकि ये इसने 5 दिखा दिया तो तुम्हारे को 5 ही दिखेगा, नंबर ही दिखेंगे। शुद्धता क्या होगी, ज़्यादा। एक्यूरेसी भी क्या होगी, ज़्यादा। फिर ध्यान में रखना इसकी विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, इसकी विश्वसनीयता क्या होती है, कम। और इसकी क्या होती है, ज़्यादा। मतलब ये ज़्यादा विश्वसनीय, इसका विश्वास ज़्यादा कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एनालॉग होगा और एक तुम्हारा कौन सा होगा, डिजिटल। फिर देखो तुम्हारे पास जो भी मीटर जो होते हैं ना, उन पर 3 प्रकार के फोर्स काम करेंगे। मीटर के ऊपर कितने प्रकार के काम करेंगे, 3। तो बल बोल दो या टॉर्क बोल दो, 3 होंगे। 3 कौन कौन से होंगे, देखो। एक तो देखो तुम्हारे पास यहाँ सुई पड़ी है, तुम्हारी पॉइंटर यहाँ पर है, इसको यहाँ से चलाकर यहाँ तक लाएगा। तो पहला जो होगा, इसको जो लाने का काम करेगा होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है विक्षेपण। फिर तुम्हारे क्या किया, सप्लाई हटा दी, इस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो इसका होगा कंट्रोलिंग। फिर ध्यान में रखना कि जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, चाहे यहाँ से यहाँ तक आए, तो पॉइंटर कंपन करता हुआ चलता है, उसको कंपन मुक्त करना है। तो तीसरा जो इसके अंदर काम करेगा, जिसको अपने बोलेंगे कौन सा, डैम्पर वाइंडिंग होती है ना, वो कंपन ही तो मुक्त करती है, डैम्पिंग। 3 टॉर्क काम करते हैं। ठीक, एक पॉइंटर के अंदर कितने काम करेंगे। पीएचडी जेई में सवाल आया था कि इनमें से उपकरण पर कौन सा बल काम करता है, तो सारे करते हैं। फिर देखो तुम्हारे पास, अब इसकी पीडीएफ फोटो में पड़ी है क्या, मीटर वाली कहाँ पर है रे, कड़े एरिया नहीं। एक और किधर गई, एक पहला भी आपने पढ़ी नहीं यार, एक सेकंड रुको। अरे ठीक है, चलो इन देख ले की बात है। तो तुम्हारे पास प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होगा, सेकेंडरी होगा, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, फिर देखो तुम्हारे पास क्या होगा, इंडिकेटिंग होगा, रिकॉर्डिंग होगा, इंटीग्रेटिंग होगा। इंडिकेटिंग में पॉइंटर के द्वारा पैमाने को प्रदर्शित करेंगे। पॉइंटर एल्यूमिनियम का बना होता है क्योंकि हल्का होता है इस वजह से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल एम्पीमीटर, जिसमें भी पॉइंटर लगा वो सारे इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ध्यान में रखना रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होगा, ग्राफ पर तुम लोग दिखाओगे, स्क्रीन तुम्हारी देखिए, ECG मशीन, CRO मशीन इसका एग्जाम्पल है। फिर तुम्हारा इंडिकेटिंग है, शुरू से लेकर एंड तक का पूरा पैमाना दिखाएगा। इसका मतलब ध्यान में रखना एम्पीयर घंटा, किलोवाट घंटा, ये हो गया। इसके अलावा इसमें ट्राई वेक्टर मीटर भी इसी के अंदर आएगा। उसके अंदर भी ट्राई वेक्टर मीटर देखा है क्या कभी, किसी के घर में ट्यूबवेल लगा है क्या, उधर मीटर अलग से लगा होगा तो देख लेना, ट्रांसफार्मर लगा होगा अलग से, फिर उसके मीटर के नीचे वो देखोगे ना तुम, तो उसमें देख लेना, पता चल जाएगा। अभी बात करेंगे। देखो फिर देखो 3 प्रकार के टॉर्क होंगे, डिफ्लेक्टिंग होगा और एक कंट्रोलिंग होगा। यार इसमें पिक्चर फिर नहीं है क्या, पिक्चर खातिर तो काम करे। ओह चलो मैं बताता हूँ फिर। ठीक है, एक होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम क्या करता है, जो पॉइंटर को विराम अवस्था से चलाने का काम करेगा। ये या तो उसमें विधि से उत्पन्न होगा, ये चुंबकीय या स्थिर विद्युत विधि। ठीक है, ये तीनों अपने आगे बढ़ेंगे, तो स्थिर विद्युत विधि से भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट बढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, स्टैटिक का मतलब होगा स्थिर, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब यंत्र, तो वो इसी पर काम करेंगे। तापीय विधि पर कौन कौन से काम करते हैं, थर्मोकपल हो गया, तुम्हारा हॉट वायर हो गया। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, मूविंग आयरन, मूविंग कोयल, डायनेमो टाइप, इन सारों के अंदर पॉइंटर जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो चुंबकीय विधि से ही चलता है। फिर तुम्हारा कंट्रोलिंग टॉर्क 2 विधि से उत्पन्न होगा, एक्सपरी कंट्रोल होगा, एक दूसरा होगा ग्रेविटी कंट्रोल। अभी इनके डायग्राम देखेंगे।
फिर ध्यान में रखना डैम्पिंग। डैम्पिंग दोनों या तो एडी करंट विधि से होगा या एयर फ्रिक्शन के द्वारा होगा या तुम्हारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव, ठीक है। अब मैं तुमको इनका एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिर एक चीज बताता हूँ, चलो एक डायग्राम पड़ा है, ये देखो। ये तुम्हारा कौन सा ग्रेविटी कंट्रोलर, इसी का मैं कैसा बना देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा है स्प्रिंग कंट्रोल। ये कौन सा हो गया, स्प्रिंग कंट्रोल। देखो स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर स्प्रिंग होती है दो टुकड़ों में काम करती है। एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी। एक बंद होगी तो खुलेगी, कभी खोल के देखना मीटर को, ठीक है। पहला सवाल तो ध्यान पूछेगा कि जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को हिंदी में बोलते हैं बाल कमानी। ये किसकी बनी होती है, ध्यान में रखना। तो ये होगी फास्फोरस ब्रोंज। ब्रोंज का हिंदी मतलब होता है कांसा, तो हिंदी में लिखाएगा फास्फोरस कांस्य, ठीक है। अब फास्फोरस ब्रोंज की बनाई जाती है, अगर पूछ ले इसका कारण क्या है, तो पहला कारण है कि इसमें चुंबक नहीं बढ़ती, अचुंबकीय प्रकृति की होती है, ध्यान में रखना। डायामैग्नेटिक मटेरियल की होती है, पहली बात ध्यान में रखो, इसमें मैग्नेट नहीं बढ़ती। दूसरा, ये यांत्रिक थकान से मुक्त होती है। यांत्रिक थकान मतलब समझते हो क्या? देखो थाने मान लो तुमको भेजा घर से स्कूल पढ़ने खातर, स्कूल तो भजे भजे गए एकदम, या स्कूल जावा रोता रोता सा, और ये छुट्टी है जब भजे भजा, यानी मैं कौन जाऊँ आज, सिर दुख है, बुखार हो गया नहीं हो नहीं, रात में ठंडो पानी पी के सो जाए, दिन के जुकाम हो सी, छुट्टी तो मारूंगा 2-3 दिन आगे, कोई नहीं है। प्रैक्टिकल सारा सारा ध्यान है, मन क्या करो दे। शुरू में तो ऐसे होता है, शुरू में क्या 5वीं 6वीं तक तो जब समझ कम हो, फिर इंटरेस्ट आवा, फिर फुल बात के जाऊँ। ऐसे तो यहाँ लगे कोई कोर्स कर लियो, बाद में यहाँ लगा कि यार आप गलत कर लियो, तो तू यार आईटी तो कर ही ना ले, या कई बार एक आपा तो फंस गई और फंसा, तो आईटी अगर तू लाग जाओ, मैं तो तैयारी चलने लग रही है अब, अगर मैं तो लाग जाऊँगा कहीं और फंसाएंगे, 50-60 हज़ार और लगवा। तो यांत्रिक दुकान का मतलब क्या होगा कि स्प्रिंग, जैसे तुम्हारे पेन के अंदर एक स्प्रिंग होती है, देखा होगा। पेन वाली स्प्रिंग काम क्या करती है कि जैसे तुम लोग उसको खोलते हो ना, वो एक बार उसको खोल दिया तुमने तो वो वहीं रुक जाती है। ये स्प्रिंग ऐसा नहीं होगी, इसको छोड़ेंगे तो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, ठीक है। फिर ध्यान में रखना, तीसरा इसका ताप गुणांक होता है नगण्य। ताप गुणांक क्या होगा? नगण्य। क्योंकि ध्यान में रखना इस स्प्रिंग में से धारा गुजरती है, ये ध्यान में रखना, इसके अंदर इसे क्या गुजरती है, इसका जब तुम लोग देखोगे ना, यहाँ टर्मिनल जो होता है ना, यहाँ कोयल होती है, तो ये ध्यान में, ये स्प्रिंग इस कोयल के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, तो स्प्रिंग में से धारा गुजरती है। तो इसका मतलब जब धारा गुजरेगी, देखते हो ये मैग्नेट खुद का अलग से टॉर्क ना बने, पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरा, स्प्रिंग जब वहां तक पहुंच गया, खुल गई एक स्प्रिंग, तो ये नहीं जो खुली है वो खुली रह जाए, जो बंद है वो बंद रह जाए। इसलिए अपने को ध्यान में रखना एक चीज और क्या होगी कि यांत्रिक थकान नहीं होनी चाहिए, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जानी चाहिए। तीसरा, ताप गुणांक नगण्य होगा। अगर इसमें से धारा जाएगी तो तार गर्म होगा, गर्म होगा तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर वो धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा एक प्रकार से, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। इसको तुम लोग ऐसे सुना के लिए यूज कर लो, चाहे इसको ऐसे यूज कर लो, चाहे इसको आडा घेर लो, चाहे सीधा घेर लो, चाहे की घेर लो, काम करेगा, समझ में आएगा नहीं है। चाहे नाडू लेटा लो, चाहे थाने प्रश्न घुमा के पूछ लो, चाहे की पूछ लो, जिनकी तैयारी वो जवाब दे दो। इसका उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, याद रह जाएगा स्प्रिंग वाले। लेकिन दूसरा है तुम्हारा ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी का मतलब ही समझ गए होगे कि ग्रेविटी, जैसे कोई चीज यहाँ एक तो नीचे पड़ी है, तो ग्रेविटी तो पृथ्वी दूरी तो है नहीं कुछ, अगर यहाँ पड़ी होगी तो जैसे यहाँ पड़ी होगी तो ये नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहेगा ना। ऐसे ही ध्यान में ना, यहाँ दो तुमने बाहर लटका दी, एक तो बाहर करेगा इसको कंट्रोल है, तो ये कंट्रोलिंग वेट होगा नीचे वाला, और ये होगा बैलेंसिंग, इसका बैलेंस बना के रखेगा। पंखे की 3 ताड़ियाँ होती है ना, एक ताड़ी को तोड़ दो, पंखा ऐसे चला के देखना, पंखे को डम डम करेगा। 120 डिग्री के बीच में एंगल होता है इन तीनों के, 4 होगी तो 90-90 का आएगा, गैप सेम होना जरूरी है, वही बात यहाँ लागू होगी।
इसको तुमने अगर ऐसे सुना के यूज कर लिया तो सोच के देखो कि ये दोनों जो ये जो दोनों जो बाहर लटकाए थोड़ा सा शोल्डर किया तो और कुछ नहीं होता, ये ऐसे लटकेगा, ये एक यहाँ पर होगा बाहर, एक यहाँ पर होगा, तो ग्रेविटी नीचे की ओर काम करेगी, इधर की ओर आना चाहिए। इसका यूज हमेशा ऊर्ध्वाधर पोजीशन में करेंगे, ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरी बात ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो थीटा के समानुपाती होगा, मतलब विक्षेप के समानुपात में होगा, लेकिन यहाँ जो कंट्रोलिंग टॉर्क चलेगा वो साइन थीटा के समानुपात में चलेगा। साइन थीटा क्यों चलेगा? क्योंकि ये तुमने अगर समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा, जब बल किसी एंगल पर लगेगा तो वो दो टुकड़ों में काम करता है, एक क्षैतिज घटक होगा जिसको कोस थीटा लेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो किस में लेंगे? तो यहाँ जब ग्रेविटी काम करती है तो वो हमेशा ऊर्ध्वाधर पोजीशन में काम करेगी, तब ये साइन थीटा लेंगे। दोनों सवाल एसएससी जेईई 2014 में आया था, 2 शिफ्ट थी, दोनों में एक सवाल आया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसका यूज आप लोग केवल ऊर्ध्वाधर पोजीशन में करेंगे। अभी एमपीटीओ का पेपर हुआ था, एक सवाल आया था, ये सिंबल पूछा था, ये क्या जुगाड़मेंट है, ठीक है, और एक ये जुगाड़मेंट है। हालांकि इसके लिए तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उपकरण होगा उसको क्षैतिज अवस्था में यूज करना है सुना के, इसका मतलब उसको एंगल पर यूज करना है, इसको लंबवत यूज करना है। अगर ये सिंबल ऐसा आ जाता 2 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी, इसका मतलब उसका ऊर्ध्वाधर से झुकाव 2-5 डिग्री रख सकते हो। मीटर पड़े होगा नहीं करे, कोई एक चीज दो, मैं फिर बताऊँ तो क्या दोगा, कोई दे दो, रिमोट की दे दो, आओ दो, फोन पे दो, कोई सके न करो। चलो इधर देखो, ये मान के चलते कि तुम्हारे पास मीटर है, अब इसकी पोजीशन कैसे, ये पॉइंटर ऐसे पड़ा है, ठीक है, अगर तुम लोग इसको ऐसे घेर दोगे तो ये मीटर काम करेगा, इधर घेरो तो भी काम करेगा, लेकिन ये ऐसे ही पोजीशन में काम करेगा। दूसरा ऊर्ध्वाधर से झुकाव क्या होगा, इधर इसको तुमने थोड़ा सा झुकाव कर दिया, ठीक है, तो ये काम करेगा। अगर यहाँ 2 डिग्री 5 डिग्री, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर से झुकाव जो होता है ना, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हो, जैसे पॉइंटर ऐसे होना चाहिए, तुमने थोड़ा सा झुकाव कर दिया, ये ऊर्ध्वाधर से झुकाव है 2 डिग्री, और ये यहाँ टोटल 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो 2 यहाँ निकाल दो, यहाँ कितना बचेगा, तो 36 से 88 डिग्री होगा। इटैलिक शब्द पड़े होंगे, थोड़े से तिरछे बनाए जाते हैं, कितने डिग्री होते हैं, 15 डिग्री होते हैं, कितने होते हैं, ड्राइंग पड़ी होनी तो मन लगे, ये मन लगे जब स्कूल में उड़ जाता नहीं, बस जाके बस यहाँ देख गया, हाँ ड्राइंग देख रहा जानता क्या कर रहा है, सिस्टम उठा देखो। अब मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा, इसको देखो, डैम्पिंग टॉर्क होगा वो एडी करंट विधि से उत्पन्न करेंगे, एयर फ्रिक्शन होगा, फ्लूइड, इनमें सबसे ज्यादा जो विधि यूज होती है वो ये होती है, इनमें ये होती है, इसमें चुंबकीय विधि होती है, ठीक है। तीनों के अंदर ध्यान रखना, इसमें एडी करंट होगी, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल होगी, इसमें, हालांकि सबसे ज्यादा इसी का सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किस अवमंदन प्रणाली का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्पिंग सिस्टम मोस्टली यूज्ड, ठीक है, समझ आएगा नहीं है, हाँ तो लग रही है। चलो इधर देखो, अब एक चीज और देखो, इसके अंदर मैं तुमको 2-3 टॉपिक बताता हूँ। डायग्राम एक तो यार गालेड़ा गोनी थे, मैंने पहला बता दिया कि ऊपर होना, तो मैं डायग्राम तो गाल दूँ यार कम कम। एक मॉर्निंग बैच वाला था ना यार इसके अंदर, मॉर्निंग नहीं इवनिंग बैच भी हो एक, अब यार तुमको ये चलो इसको वैसे ही देखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। देखो ये तुम्हारा एयर फ्रिक्शन वाला, ठीक है, एक तुम्हारा जो होता है वो जिसके अंदर अपने बात यूज करते हैं किसकी, देखो एक के अंदर क्या होता है कि ऐसा डिस्क लगी होती है, और यहाँ तुम्हारी मैग्नेट होती है, और यहाँ तुम्हारा वो सिस्टम वैसे ही होगा, ठीक है।
एक सिस्टम जो होगा जिसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, यहां अपने यूज भरेंगे दरों को। डायग्राम ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है। अब देखो पहले वाले के अंदर क्या होगा कि एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो स्थायी चुंबक के बीच में चलती है। जब इसका ये फ्लक्स काटेगा तो लेंज के नियम के अनुसार में एडी करंट ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसकी वजह से एडी करंट चलेगी, वो इसको क्या करेगी, कंपन मुक्त करने का काम करेगी। तो ये एडी करंट विधि है, लेकिन इस विधि का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करेंगे। दूसरी बात ध्यान में, इसमें एक चीज होनी चाहिए, परमानेंट मैग्नेट। दूसरी विधि के अंदर क्या होगा, यहाँ एयर चैम्बर होगा, जब ये पॉइंटर इधर की ओर चलेगा तो ये नीचे की ओर रहेगा और इसको बोलते हैं वेन, ठीक है। ये पूरा पिस्टन है, पिस्टन का मतलब समझ गए, और ये जो है ना इसको बोलते हैं वेन, ताड़ी। जब ये नीचे की ओर आएगी तो ये ध्यान में ना हवा को दबाव करेगी, दबाव लगाएगी हवा का, तो ये इस पॉइंटर की गति का क्या करती है, विरोध, ठीक है। मतलब पॉइंटर को तेजी से आगे नहीं जाने देती। तीसरे के अंदर क्या होगा, ऐसी ताड़ियाँ होगी, बिलोणो करा नहीं आप, बिलोणो छा मतलब दही को तुम लोग बिलोते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो फोर्स लगता है ना, ये देखो नहीं हाथों हाथ आप यहाँ करांगा तो वो एकदम स्मूथली चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। अब काम क्या करोगे, जब ये पॉइंटर चलेगा घूमेगा तो ये स्पिंडल घूमेगा, इसको स्पिंडल बोलते हैं, कठोर स्टील का होता है। स्पिंडल जब घूमेगा तो अंदर जो होगा तुम्हारा, यहाँ जो पत्तियां जो होगी वो भी घूमेगी, पत्तियां घूमेगी तो वो अपनी गति का क्या करती है, विरोध करेगी, क्योंकि द्रव उस गति का विरोध करेगा। तो ये तीन विधि है, ध्यान में, इस विधि का इस्तेमाल न के बराबर होता है। सबसे ज्यादा इसका होगा और उसके बाद 2 नंबर पर इसका होगा और 3 नंबर पर इसका होगा। तीन विधियां दिमाग में सेट होगी, ठीक है। फिर देखो, जब तुम्हारा पॉइंटर गति करेगा तो उस समय तीनों फोर्स काम करेंगे। इधर की डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी काम कर रहा है, कंट्रोलिंग भी कर रहा है। अगर कंट्रोलिंग नहीं काम करता वो तेजी से इधर आता, स्प्रिंग खुलेगी ना, पॉइंटर इधर आएगा तो एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों काम करें। डैम्पिंग टॉर्क भी काम करेगा क्योंकि वो पॉइंटर इधर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, कंपन नहीं कर रहा, तीनों कर रहे हैं। जब पॉइंटर विराम अवस्था में पहुंच जाता है तो उस समय तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो जाता है, बराबर। एक तो इधर ला रहा है, एक इधर ला रहा है, रुकेगा, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर। अब ये टेबल है, एक इन्ना खींचा एक इन्ना खींचा, मान लो इधर खींचने वाले की ताकत ज्यादा है तो इधर को इधर लेके जाएगा, जब दोनों की ताकत बराबर होगा तो वो इधर ही रहेगा ना, है यही होगा, ठीक है। सप्लाई जब तुम लोग हटा दोगे तो उस समय तुम्हारा एक फोर्स काम नहीं करेगा, कौन सा, डिफ्लेक्टिंग। क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसा टॉर्क जिसको सप्लाई चाहिए, ये ध्यान में रखना, इनमें से किस टॉर्क को विद्युत आपूर्ति चाहिए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। सप्लाई हटाने पर ये होगा, डैम्पिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या करेगा, उस समय काम करेगा। अब तुम्हारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना वो तो शून्य हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा था। अब तुम्हारा जो होगा ओनली कौन सा टॉर्क बचेगा, कंट्रोलिंग, वो इसको पॉइंटर को नीचे लेके आएगा। अरे ये धीरे आराम से कंपन नहीं करता आ रहा, इसका मतलब तुम्हारा डैम्पिंग टॉर्क भी काम करे, क्योंकि डैम्पिंग टॉर्क तो एनी टाइम काम करेगा, क्योंकि पॉइंटर या तो इधर घूमेगा तो भी वो ये घूमेगी, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। समझ में बात क्या, आपूर्ति पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक ही है जो काम करेगा, सप्लाई के बिना इस टॉर्क का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसमें 3 विधियां तुमने पढ़ी थी। चुंबकीय विधि, ये चुंबक बनेगी तो भी सप्लाई पर बनेगी, हीट उत्पन्न होगी तो भी सप्लाई पर, ये भी सप्लाई पर, ठीक है। और इसको सप्लाई नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको इनमें से किसी को भी सप्लाई नहीं चाहिए, बस ओनली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को सप्लाई चाहिए, ठीक है। मीटर का कांच है ना, ऊपर वाला मीटर को तुम लोग खोल लेना अंदर से, पॉइंटर को हाथ से घुमा के उधर तक ले आना, यहाँ तक, फिर देखो तो पॉइंटर वापस अपने आप इधर आएगा। तुमने सप्लाई नहीं दी तो भी टॉर्क समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। फिर देखो अपने काम क्या करते हैं, देखो फिर अपने काम करते हैं धारा या वोल्टेज का मेजरमेंट। सबसे पहला अपना टॉपिक आएगा धारा या वोल्टेज का मापन। मीटर के प्रकार स्टार्ट, ठीक है। धारा का मापन करना है तो तुम्हारे को एम्पीयर मीटर चाहिए और वोल्टेज का चाहिए, तो एम्पीयर मीटर कैसा काम करना चाहिए, कैसे जोड़ोगे, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे। एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम, और आदर्श कंडीशन के अंदर 0। इसका क्या होना चाहिए, और आदर्श कंडीशन में क्या होना चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल अगर पूछ ले कि एम्पीयर मीटर जो होगा ये किस धारा को पथ प्रदान करता है, निम्न धारा को प्रदान करेगा, उच्च धारा को, उच्च धारा, क्योंकि इसका खुद का प्रतिरोध क्या है,
इसमें से धारा वही जाएगी जो लोड में जा रही है। लेकिन वोल्टमीटर कैसे जुड़ेगा? समांतर में। आंतरिक प्रतिरोध क्या ज़्यादा, तो इसमें से धारा खुद के लिए क्या जाएगी। तो ये ध्यान में रखना, लो धारा को क्या करेगा? पथ प्रदान करता है। आरआरबी सीबीटी 2 के अंदर ये सवाल आया था लोको पायलट वाले में। और ये ध्यान में रखना किसको प्रदान करेगा? उच्च धारा। अब तुम्हारे पास एम्पियर मीटर है, उसको श्रेणी में जोड़ना चाहिए। और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ना चाहिए? तुम्हारे को मैं 4 तरीके बता रहा हूँ। देखो, पहले के अंदर दोनों श्रेणी में जोड़ दिए, दूसरे के अंदर तुमने दोनों को समांतर में जोड़ दिया, तीसरे में और चौथे में। सवाल पूछेगा इनमें से सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? 4 नंबर है। बहुत शानदार बात बताइए तुमने। हाँ सही है, हाँ ठीक है, 4 नंबर है। फिर देखो, पहली विधि के अंदर तुमने एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ दिया सीरीज के अंदर। यहाँ लैंप लगा देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ लोड लगा ही है। अब मेरे को एक बात बताओ कि इस कंडीशन में क्या होगा? एम्पीयर मीटर रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर देगा, कौन सा जलेगा, कौन सा रीडिंग देगा, सारा बता दो। तो बता रहे दोनों देगा, लट कौन बड़ी हो गया? अरे दोनों कैसे जुड़े हैं? इसका प्रतिरोध क्या होगा? धारा जाने देगा क्या? ये कौन जान दिया? नहीं। इस समय तुम्हारा केवल एक ही चीज रीडिंग देगा, जो देगा वोल्ट मीटर। एम्पीयर मीटर नहीं देगा, और ये लगभग सारी वोल्टेज का ड्रॉप कर लेगा। अगर मान लेते हैं 200 वोल्ट तुम लोग यहाँ दे रहे हो ना, ये बात होगी। अब इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, अगर तुम लोग यहाँ 200 वोल्ट दे रहे हो ना, तो हो सकता है 1.5 वोल्ट इसने ड्रॉप कर लिया, हो सकता है 1 वोल्ट इसने, तो इसकी पूरी 200 नहीं दिखाएगी, तुम्हारे को 199 पॉइंट समथिंग मिलेगा। अब अगर देखो, एक चीज बताता हूँ, देखो, अगर पेपर में सवाल आ जाए कि वोल्ट मीटर है, उसको एम्पीयर मीटर की तरह जोड़ा जाए तो क्या होगा? रीडिंग देगा या नहीं देगा? देगा, रीडिंग देगा। वोल्ट मीटर कैसे मर्जी जोड़ो, रीडिंग देगा, ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखना, सर्किट कैसे काम करेगा? ओपन सर्किट, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखना, इसकी रीडिंग जो नॉर्मल रीडिंग होती है समांतर क्रम के अंदर जोड़ते हो, पूरी रीडिंग नहीं देगा। इसका पाठ्यांक क्या होगा? पहले से थोड़ा सा कम मिलेगा। थोड़ा सा कम का मतलब समझे? अगर तुम्हारे पास 200 वोल्ट है, अगर समांतर में जोड़ोगे तो 200 दिखाएगा, लेकिन जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आगे कोई ना कोई तो युक्ति जुड़ी होगी, लोड तो जुड़ा ही होगा, तभी तो उसका श्रेणी संयोजन बनेगा। तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और कुछ लोड का भी तो होगा, 0.5, 0.2, 0.3, कुछ ना कुछ तो वो भी लोड तो ड्रॉप करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इसका मतलब तुम्हारी वोल्टमीटर की रीडिंग पहले से थोड़ी सी कम मिलेगी। एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर का श्रेणी संयोजन किसका एग्जाम्पल है? तो ओपन सर्किट का, याद रहिएगा, ठीक। अगर तुम्हारा एम्पियर मीटर है, दूसरी कंडीशन देखो, इस कंडीशन में ध्यान में रखना, केवल वोल्ट मीटर की रीडिंग देगी, इस एम्पियर मीटर की रीडिंग आएगी शून्य। सर्किट कैसे काम करेगा? ओपन, ठीक है। अगर तुमने दोनों को समांतर में जोड़ दिया, उस कंडीशन में क्या होगा? देखो, तुमने जैसे ही दोनों को समांतर में जोड़ा, तो उस कंडीशन में तुम्हारा एम्पियर मीटर क्या हो जाएगा? रीडिंग कौन देगा? अब तुम्हारे को अगर पेपर में सवाल पूछ ले कि एम्पियर मीटर है, उसको अगर वोल्ट मीटर के समान जोड़ा जाए या समांतर में जोड़ा जाए तो क्या होगा? पहली चीज तो आएगी उच्च धारा प्रवाह होगा। दूसरा ध्यान में रखना, सर्किट क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और तीसरा, इसकी रीडिंग क्या बनेगी? शॉर्ट जल ही गया तो क्या रीडिंग देगा? इस कंडीशन में तुम्हारा एम्पियर मीटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट। लेकिन वोल्ट मीटर रीडिंग है, देखो इस कंडीशन में देखो क्या होगा? इस कंडीशन में देखो, ये भी रीडिंग देगा, ये भी देगा, ये समांतर में रही है, ये श्रेणी में रही है, लेकिन नीचे वाली विधि सबसे ज्यादा काम की है, ठीक है, ये विधि सबसे ज्यादा काम की। इस विधि के अंदर क्या होगा कि तुम्हारा जो वोल्ट मीटर होगा ना, इसकी रीडिंग सामान्य मान से ज्यादा मिलेगी। सामान्य मान से ज्यादा, क्योंकि वोल्ट मीटर को रीडिंग दिखानी चाहिए केवल लोड की। इसने अब एम्पियर मीटर का भी ड्रॉप दिखा दिया तुम्हारे को। यहाँ इसका पाठ्यांक अशुद्ध मिलता है। इस कंडीशन के अंदर जो एम्पियर मीटर होगा ना, इसकी जो रीडिंग होगी वो होनी तो लोड की थी, होनी तो किसकी थी? लोड की। लेकिन अब इसकी भी और इसके अंदर, दोनों के अंदर जो करंट जा रही है वो यहाँ दिखाएगा। किरचॉफ को नियम लगा दो, आने वाली धारा जाने वाली धारा की क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब ये दो धारा को दिखाएगा। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है,
तो इसलिए इस धारा का मान नगण्य होता लगभग, और ये इसके समांतर वाली वोल्टेज वही दिखा रहा है अपने को, और ये इन दोनों की दिखा रहा है, लेकिन इसकी धारा बहुत कम है। इसका मतलब इसकी जो रीडिंग है वो लगभग लोड की रीडिंग है, वही तो है। इसलिए इस विधि का सबसे शुद्ध विधि को माना जाता है। तो 4 ऑप्शन अगर आ जाए तो ध्यान में रखना। अब सवाल पूछ ले कि यदि एम्पीयर मीटर है कि इसमें कौन सी विधि शुद्ध है, तो एम्पीयर मीटर के बाद वोल्टमीटर का संयोजन करना चाहिए, या वोल्टमीटर के बाद में अगर तुमने एम्पीयर मीटर का संयोजन कर दिया तो ये गलत है। ये लाइनें आज के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा काम की है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। समझ में आई बात? फिर देखो, फिर तुम्हारे पास क्या है कि जो तुम्हारा एम्पीयर मीटर है, तुम्हारा वोल्टमीटर कितने प्रकार के होंगे। देखो, एक तो आएगा तुम्हारा, देखो, मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल के अंदर पहला आएगा पीएमएमसी, दूसरा आएगा डायनेमो टाइप, तीसरा आएगा रेक्टिफायर टाइप, चौथा जो तुम आएगा गैल्वेनोमीटर। फिर ध्यान में रखना मूविंग आयरन आएगा। मूविंग आयरन के अंदर एक तो आएगा अट्रैक्शन और एक आएगा रिपल्सन, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आएगा हॉट वायर और एक आएगा थर्मोकपल, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। फिर एक आएगा तुम्हारा इंडक्शन टाइप। ये सारे के सारे वो मीटर हैं जो धारा या वोल्टेज का मापन करते हैं। फिर एक तुम्हारे पास आएगा टोंग टेस्टर, ठीक है। सारा का सारा धारा या वोल्टेज का क्या करेंगे, मापन करेंगे। समझ आई? तो पहला पीएमएमसी पढ़े। अब इनमें ध्यान में था, एमसी का मतलब समझे, घूमने वाली चीज क्या होगी। अब इसको देखो, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, 4 प्रकार है, ठीक है। और ये पहला तुम्हारा कौन सा हो गया, ये हो गया क्या। इधर देखो, वो साफ को नहीं है, एक काम करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देख लो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो एक काम और करते हैं, नहीं अरे डायग्राम पढ़िया है यार, किन्ने गया किन्ने गया। ये स्प्रिंग वाला ये रहा, और ये दोनों दिखा देता हूँ तुम्हारे को। ये तो रिपल्सन टाइप है, सुनो, ये स्प्रिंग, इसको देखो, इसके अंदर क्या है, ये मैग्नेट है तुम्हारी, जो परमानेंट मैग्नेट होगी, और ये इसके अंदर कॉइल बनी हुई है। ये कॉइल जिस चीज के ऊपर लपेटते हैं उसको बोलते हैं फर्मर है, फर्मा। फर्मा ये होता है एल्यूमिनियम का। फर्मा किस चीज का बना होगा, एल्यूमिनियम का, ठीक है। फर्मा किस चीज का बना होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट है। फिर ध्यान में रखना तुम्हारे पास एक चीज और है, क्या चीज है, ये तुम्हारा स्पिंडल। स्पिंडल वो चीज होती है जिस पर तुम्हारा पॉइंटर, कॉइल वगैरह सारा कुछ आरोपित होते हैं। फिर ध्यान में रखना ये तुम्हारा पॉइंटर, ठीक है। और फिर ध्यान में रखना ये तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग। और ये कोर है, ये इसको बोबिन भी बोलते हो तुम लोग, और ये नरम लोहे की बनी होती है। अब देखो, बाहर वाली मैग्नेट होती है वो एलेनिको या एल्कोमैक्स की बनाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट का निर्माण करते हैं, फेरो चुंबकीय पदार्थ है। फिर तुमने काम क्या कर दिया, बीच में स्पिंडल लगा दिया, स्पिंडल पर तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग, कुंडली, बोबिन, फर्मा, सारा कुछ उसी पर है, ठीक है। ये कठोर स्टील का होता है। फिर ध्यान में रखना कि इसका ये जो है ना, यहाँ पर, यहाँ
होते हैं बीरिंग, उस बीरिंग का नाम होता है ज्वेल बीरिंग। एक हीरे का छोटा सा टुकड़ा होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, ज्वेल बीरिंग, ठीक है। फिर देखो इतना हो गया। फिर तुम्हारा ध्यान में रखना, ये बोबिन होती है ना, ये काम ये होती है नरम लोहे की, ये इसके चुंबकीय पथ का प्रतिष्ठम जो होता है, रिलक्टेंस होता है, उसको कम करने का काम करती है। कौन है? बोबिन। फिर तुम्हारे पास बोबिन के ऊपर एल्यूमिनियम का फर्मा है, वहाँ तुमने एल्यूमिनियम की डिस्क ली थी एडी करंट पैदा करने के लिए, या एल्यूमिनियम का फर्मा ले लिया। एल्यूमिनियम का फर्मा दो काम करेगा। पहला काम तो ये करेगा, तो जो एडी करंट और डैम्पिंग टॉर्क वो पैदा करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? इस कुंडली को बेस प्रदान करेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है पॉइंटर। पॉइंटर तुम्हारा ध्यान में रखना किसका बनाता है? एल्यूमिनियम का। क्यों होता है? क्योंकि हल्का होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब काम क्या होगा? जैसे ही तुम लोग इसको सप्लाई से जोड़ेंगे, इसका कार्य प्रणाली डीसी मोटर के समान है। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर में साइड में क्या होते हैं? स्थायी पोल होते हैं, बीच में क्या होता है? धारावाही चालक होता है, आर्मेचर होता है। उसी तरीके से इसकी कार्य प्रणाली डीसी मोटर के समान है। यही सेम कार्य प्रणाली मैग्नेटोमीटर के, ध्यान में रखना, मैग्नेटोमीटर में सेम होता है सिस्टम, ठीक है। फिर देखो, जब तुम लोग सप्लाई से जोड़ेंगे तो एक तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, किसका? पॉइंटर पर काम करेगा। तो तुम्हारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है किस विधि से पैदा होगा? चुंबकीय विधि से। पहली बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जब ये घूमेगा तो यहाँ तुम्हारा एक स्प्रिंग लगा है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सी चीज पैदा करेगी? डैम्पिंग टॉर्क के लिए तुम लोगों को मैंने बताया था, यहाँ क्या लगा दिया, कौन सी विधि हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सिद्धांत डीसी मोटर का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, चुंबकीय विधि से, कंट्रोलिंग स्पीड, डैम्पिंग, एडी करंट, तीनों टॉर्क याद रखने। एसी पर काम करेगा, डीसी पर स्केल कैसी होगी, और बाकी दो चार चीजें। फिर ध्यान में रखना, देखो संतुलन की अवस्था के अंदर तुमको मैंने एक बात बताई थी कि जब संतुलन की अवस्था में होगा तो तुम्हारा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो ये होगा, तुम्हारा कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क बराबर होगा। तुम्हारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो धारा या वोल्टेज के समानुपात में होगा। समझे कैसे? कि पॉइंटर यहां से यहां तक चलेगा ना, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा धारा, धारा अगर दोगुनी तो टॉर्क भी दोगुना, रीडिंग भी दोगुनी, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क तुमको मैंने बताया था थीटा के समानुपात में होगा। जब संतुलन की अवस्था में होगा ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब तुम्हारा जो विक्षेप आएगा, एम्पीयर मीटर है तो आई और वोल्ट मीटर तो। स्केल कैसा होगा? इसका स्केल यहां से लेकर यहां तक, देखो ये आई है सीधा, समानुपात में है ना, तो इसका वक्र कैसा बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहां से यहां तक सारे जो ये बीच में जो जगह दिख रही है ना, ये सारे एक समान होती है। इसका स्केल कैसा होगा? फिर यहां से यहां तक ये जो स्केल है, डी लेते हैं, डी ध्यान से, डी जब डी को लगाओ तो यहां से यहां तक मेजर करते लगभग 270 डिग्री तक फैली होती है। टर्मिनल दोगे दोनों पर प्लस माइनस लिखा होगा, ये ध्यान में रखना। तो ये तुम्हारा एक ऐसा है जिसको तुम लोग बैक साइड से जब देखोगे ना, तो प्लस माइनस से पता लगा सकते हो कि कौन सा मीटर है, ठीक है। फिर इसका सिंबल देखो, सिंबल ध्यान में रखना, ये तुम्हारी मैग्नेट हो जाएगी। बीच में तुमने क्या दिखा दी? कॉइल दिखा दी, ठीक है। फिर ध्यान में रखना ये केवल डीसी पर काम करे, क्योंकि ऐसी सप्लाई दोगे ना तो एक बार टॉर्क इधर काम करेगा और एक बार फ्रिक्वेंसी कितनी? 50। पॉजिटिव साइकिल आएगा तो, और पॉजिटिव और नेगेटिव जब होता है तो इसका जो आवर्त काल आता है वो 0.02 सेकेंड होता है, मिली नहीं, 0.02 सेकेंड होता है। 0.02 सेकेंड का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक की दूरी है वो इतने सेकंड में कर रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा तो कितना आएगा? इतने सेकंड के बाद उसका पॉइंटर इधर आएगा, इतने सेकंड के बाद इधर आएगा। तो अपने यहाँ इतना सेंस नहीं कर, इसका पॉइंटर जो होगा वो इधर इधर जा नहीं सकता, मतलब कंपन करेगा। तो ये डीसी पर काम करेगा, एसी सप्लाई पर काम है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। फिर ध्यान में रखना ये इसको एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। एम्पीयर मीटर बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध क्या करोगे? कम करने के लिए क्या करेंगे? अरे शंट तो बाद में जोड़ा, रेंज बढ़ाऊंगा बिंगी, तार बताओ कुंडली पे ना, मीटर तो बनाओ थे, रेंज तो बाद में बढ़ा। अच्छा मोटा तार और आ बात याद रखेंगे, इसका मोटा तार होगा, टर्नों की संख्या क्या होगी? कम। फिर तुम लोग अगर तुम्हारे पास उसको वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास कॉइल होगी, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या करेंगे? क्या करोगे? समझ में आएगी, ठीक है। तुमने मीटर बना दिया अभी, वो तो रेंज बढ़ाऊंगा तो सेंट सुन लो। फिर देखो इसका टॉर्क वेट रेशो हाई होता है। टॉर्क वेट रेशो का मतलब समझते हो?
कि पॉइंटर जब होता है ना यहाँ से यहाँ तक चलता है, टॉर्क लगता है। और चलने वाला जो भाग होता है वो तुम्हारी चल पद्धति होती है। अब इस स्पिंडल पर देखो तुम्हारा पॉइंटर भी है, तुम्हारी कोयल भी है, तुम्हारा बॉबिन भी है, तुम्हारा फर्मा भी है। तो इसका टॉर्क जो होगा ना, टॉर्क और वेट का रेशो जो होता है वो हाई होता है। टॉर्क जो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है, वो वेट किसका जो इस पॉइंटर पर है, इन दोनों का जो अनुपात निकालता है वो हाई होता है। इसका फायदा क्या होगा, इसमें घर्षण आनियाँ कम होती है। अगर घर्षण आनियाँ ज्यादा होती तो पॉइंटर यहाँ से यहाँ तक टॉर्क कम लगता। टॉर्क वेट रेशो हाई है, इसका मतलब टॉर्क ज्यादा काम करेगा। तो इसका फायदा ये होगा, एक तो इसकी क्या होगी, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी समझते हो कि तुमने 1 एम्पीयर की धारा दी ना, तो भी पॉइंटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। पॉइंट मिली एम्पीयर की धारा दी तो भी पॉइंटर ने सेंस कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेंसिटिविटी का मतलब क्या, सेंस करना। जुकाम होए बाद में सेंसिटिविटी रहेगी थारे। अब बता के बताऊँ बात बता। अच्छा, जुकाम हो गया, मान लो तुम लोग कोई जगह जा रहे हो जहाँ फुल बदबू आ रही है। अगर एकदम नाक एकदम पूरा सही है जब, तो सेंसिटिविटी एकदम सेट है। लेकिन अगर क्या होगा कि तुम्हारे जुकाम लग गया तो तुम्हारी सेलेस्मा झिल्ली जो होती है नाक की वो सूज जाती है, तो वो तुम्हारा गंध का अनुभव नहीं कर पाती। तो आना अगर कोई गुलाब थाने कह दे ले नयो साल आने लगे ले थाने गुलाब को फूल दे दियो या गेंदा को फूल दे दियो, थे सूंगे देखो थाने खुशबू को नहीं आसी, कम 3 दिन को बासी लाके दे दियो, वो कोई लाड गोड तो लेगा है और थे भी सिस्टम खराब कर दिया। तो ये ध्यान में रखना। फिर ध्यान रखना टॉर्क, फिर ध्यान रखना इस डीसी सप्लाई देंगे तो लो आनिया नहीं होगी, डीसी पर लो आनिया नहीं होती, ये ध्यान में रखना। फिर ध्यान में रखना कि ये एसी पर काम नहीं करता। एसी पर काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, शून्य। फिर तुमको एक मतलब स्केल तुमको बताई दी, ये ध्यान रखना डीसी सप्लाई का मेजरमेंट करेगा और डीसी पे कौन सा मान मापते हैं, एवरेज। तो ये एवरेज मान का मापन करेगा, ठीक है। और इसका ध्यान में रखना, एक चीज और बताता हूँ, अगर तुम्हारे को मिली एम्पियर मीटर बनाना है, तुम्हारे को माइक्रो एम्पियर मीटर बनाना है, तुम्हारे को मिली वोल्ट, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। डायोड ट्रांजिस्टर जो होता है ना, उसकी रेटिंग मिली वोल्ट, जैसे तुमने सवाल किया मिली एम्पियर अल्फा बीटा करे ना, इस कंडीशन के अंदर इसका यूज करते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर होता है तुम्हारा, जो तुमने पढ़ा ना गैल्वेनोमीटर, मीटरों की ब्रिज के अंदर यूज करते हैं, वो यही होता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर का इसका अंदर मेरी एम्पियर ने किया, इस वजह से इसका जो नाम है वो एम्पियर, धारा का मात्रा है वो एम्पियर है। डीसी सप्लाई पर काम करेगा। गैल्वेनोमीटर शून्य विषय विधि पर काम करता है और इसका यूज आप लोग ब्रिज में करते हो, संतुलन की अवस्था में क्यों करते हो, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। ये 1 माइक्रो एम्पियर की धारा को भी क्या कर लेगा, और इसका सिंबल होगा। और ये धारा की दिशा प्लस है या माइनस और विक्षेप को दर्शाने के लिए करते हैं। दूसरी बात एक चीज और बता दूं, इसका यूज आप लोग पता कहाँ करते हो, बैटरी जो होती है ना, बैटरी की क्या याद करने में, ध्रुवता ज्ञात करना, बैटरी या सेल, ठीक है। प्लस से प्लस जुड़ेगा तो पॉइंटर आगे चलेगा और उल्टा जुड़ेगा तो पीछे क्यों रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आता है रेक्टिफायर टाइप। अब देखो तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है ये एसी का मापन नहीं कर रहा, अंदर मीटर को क्या चाहिए, तो तुम्हारे को अगर एसी मापनी है तो तुम लोग काम क्या करोगे, आगे क्या जोड़ दोगे, रेक्टिफायर। कौन सा जोड़ोगे, अब इसका सिंबल बनाओगे तो देखो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ तुम्हारा ये इतना ऊपर वाला डायग्राम देखो सारा मूविंग कॉइल का है, तुमने यहाँ क्या जोड़ दिया। अब तुम्हारे को एक बात ध्यान में होना चाहिए कि ये मीटर अंदर जो इसकी पॉइंटर लेगी वो तो हिलेगा किसके हिसाब से, आरएमएस मान, एवरेज मान के हिसाब से। और आप लोग साइन वेव दोगे तो साइन वेव का आरएमएस मान और एवरेज मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर कितना आएगा, 1.11। तुम्हारे को आरएमएस मान चाहिए एसी का, तो आरएमएस मान ही चाहिए, तो एवरेज मान को किससे गुणा करोगे, तो इसकी स्केल 1.11 की गुणा में स्केल करते हैं। और ये 2 मीटर का कॉम्बिनेशन होगा, 2 चीजों का, ब्रिज रेक्टिफायर और पीएमएमसी का संयोजन होता है। एसी सप्लाई पर इसको यूज करते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये अपने पास हो गया, इतना 3 मीटर हो गए, मूविंग कोयल, मूविंग। अब इसमें टॉर्क पूछ ले, इसमें पूछ ले, इसमें पूछ ले, जो तुमने मूविंग कोयल में पढ़े वो सारे सेम है, ये डीसी के ऊपर यूज नहीं करते अपने, क्योंकि इसकी स्केल 1.11 के गुणन में है ना, वो तुम्हारे को फिर ज्यादा तुमने वैल्यू दे रहे हो 10 एम्पियर की, ठीक है, क्योंकि वो तो 1.11 दिखाएगा, 1.11 की अगर 10 दे रहे हो एम्पियर तो वो 11.1 दिखाएगा। फिर देखो 3 मीटर समझे आए क्या, मीटर लंबा चैप्टर बहुत है यार।
10 दिना को काम मॉर्निंग किधर गिरे क्या बात होगी PDF अले इनमें ही है ये और है अगला आएगा डायनमो टाइप, इसको ध्यान से समझ लेना। इलेक्ट्रो डायनमो टाइप, इस डायग्राम को देखो, तुम्हारे को दो कुंडलियां दिखाई दे रही है, एक स्थिर कुंडली है घूमने वाली। स्थिर कुंडली दो टुकड़ों में काम कर रही है, देख लो कर रही है ना। अब देखो यहाँ काम क्या करेगा, इसको तीन तरीके से यूज करेंगे, इसका एम्पीयरमीटर भी बनाएंगे, इसका वोल्टमीटर भी, इसका वाटमीटर भी। लेकिन पहले वाला जो तुम्हारे पास था कौन सा, रेक्टिफायर टाइप, और तुम्हारा था MC मूविंग PMMC, उन दोनों का केवल या तो एम्पीयरमीटर बनाने में यूज करोगे या ऐसा ही होगा। अब ध्यान में रखना, ये कोयल जो ना स्थिर कोयल, ये तुम्हारी होती है मोटे तार की और कम टर्नों की, इसलिए इसको जब वाट मीटर बनाएंगे तो इसको धारा कुंडली बोलेंगे। ये बीच वाली तुम्हारे को पतला तार, टर्नों की संख्या ज्यादा, और ये घूमने वाली कुंडली होती है, ध्यान में रखेंगे जो स्थिर कुंडली है। तो अगर तुम्हारे को ये पूछ ले कि जो मूविंग कोयल होती है ना, उसका अभिलक्षण कैसा होगा, कम ज्यादा प्रतिरोध, कम प्रतिरोध, तो थोड़ा सा बता देना। फिर देखो, स्थिर कुंडली होगी, मोटा तार होगा, टर्नों की संख्या कम होगी, दो भागों में काम करती है, और इसका मोटा तार है, टर्नों की संख्या कम है, तो मोटा तार है तो रेजिस्टेंस तो कम है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा, इंडक्टिव, और इसके टर्मिनलों को कैसे लिखेंगे, M और L से। इसलिए इसको जब वाट मीटर जब बनाते हैं ना, वाट मीटर का तुमने सिंबल देखा होगा, ऐसे होता है, ये सिंबल तुम्हारा कोयल का है, और ये तुम्हारा सिंबल किसका है, ये तुम्हारी CC है, और ये तुम्हारी PC है। तो PC रेजिस्टिव स्वभाव की होती है, और CC इंडक्टिव स्वभाव की होती है। दिल्ली मेट्रो 2014 में सवाल आया था ये। अब देखो, ये ध्यान में रखना, चल कुंडली पता चल गई, पतला तार होगा, और इसके टर्मिनल जो होंगे वो CV से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जब तुम लोग इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो इस कुंडली में फ्लक्स बनेगा और इसमें बनेगा, ऐसा ही होगा। DC देंगे तो दोनों में, देखो दोनों कुंडलियां, अब यार परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं की तुमने, अगर AC देंगे तो दोनों में बदलने वाला फ्लक्स बनेगा, DC देंगे दोनों में स्थिर बनेगा। इसका मतलब दोनों में एक ही टाइप का फ्लक्स हो रहा है, तो ये पॉइंटर इधर की ओर चलेगा। उधर क्या हो रहा था कि या साइड में तो परमानेंट थी, DC दी तो इधर DC, इधर परमानेंट, तो मोटर इधर था। अब तुम्हारा क्या है, अगर उसको AC दे देते तो इधर क्या होगा, DC और इधर AC, तो उसके ऊपर फोर्स काम नहीं करेगा। अब देखो, टोरक होगा चुंबकीय विधि से होगा, और यहाँ इसमें दिखा नहीं रखा तुमको, मैं यहाँ स्प्रिंग दिखा देता हूँ। देखो यहाँ अपने काम क्या करते हैं, स्पिंडल दिखा के स्प्रिंग, तो इसमें स्प्रिंग होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो डैम्पिंग टॉर्क के लिए जो खास तुमको एक बात बताई थी, डैम्पिंग टॉर्क पैदा कब होगा, जब तुम्हारे पास क्या होगा, अरे KOC, तो बता, डैम्पिंग टॉर्क पैदा करने के लिए एक चीज चाहिए तुम्हारे को, क्या चाहिए बताओ, तो बता सो। अरे फर्मो तो भी पर लग रही है, फर्मा के ऊपर जब बीचली कुंडली लपेटी आप के जुगाड़मेंट। डैम्पिंग टॉर्क अगर तुम्हारे को पैदा करना है एडी करंट से, तो तुम्हारे को एक चीज बताई थी मैंने, किस में उत्पन्न होगा, परमानेंट मैग्नेट होगी ना, इसमें परमानेंट मैग्नेट है क्या कहीं, तो विधि कौन सी यूज करेंगे, दिमाग रखी करो, सुन में ना पढ़े करो। फिर देखो, इसका यूज अपने एम्पीयरमीटर और एम्पीयरमीटर, एक तो यार सिस्टम देखो, इसका यूज एम्पीयरमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर तीनों की तरह यूज करते हैं। 2014 दिल्ली मेट्रो में सवाल आया था। डायनमो टाइप जो होता है ना, विद्युत गतिक बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। तीनों तरह यूज करें, AC और DC दोनों सप्लाई पर काम करेगा, इसमें लो आनी नहीं, क्योंकि बीच में कोर ही नहीं है। इसके अंदर कोर है क्या, ये कुछ नहीं है ना, हवाई तो है, वायु कोर प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। टॉर्क वेट रेशियो इसका लो होगा, और टॉर्क वेट रेशियो लो होगा तो इसमें घर्षण हानियां ज्यादा होती है। बस हाई ध्यान में रखना, दो ही चीजों का होगा,
एक तो तुम्हारा होगा पीएमएमसी का, और पीएमएमसी जैसे ही तुम्हारा दूसरा मीटर है रेक्टिफायर टाइप। अंदर वाला सिस्टम तो सेम है, बाहरी तो तुमने चेंज किया है, बाहरी रेक्टिफायर जुड़ा है, और तो बाकी चीज तो सारी सेम ही है। उन दोनों का टॉर्क वेक्टर, और ये आरएमएस मान जो एसी डीसी दोनों पर काम करे वो आरएमएस मान ही बताएगा। अब अगर एम्पियर मीटर की तरह यूज करेंगे, दोनों कैसे जोड़ेंगे सीरीज में। अब तुम्हारा करंट कॉइल है ना जो स्थिर कुंडली है, उसका तो प्रतिरोध कम है, लेकिन ज्यादा किसका है, इसका। तो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो तुम लोग इसके समांतर में क्या जोड़ दोगे, क्या निम्न मान का या ज्यादा मान का। तो इस यहां से लेकर यहां तक का टोटल प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो तुम्हारा फिक्स कुंडली और मूविंग कुंडली जो होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, आरएमएस मान होगा। SSC 2014 में सवाल आया था। श्रेणी में है तो दोनों में धारा सेम होगी, तो टोटल आई मान ले, आई करेंगे तो आई का, जब आई का स्केल चलेगा तो इसका स्केल शुरू में तो होगा पास पास, और बाद में क्या होगा, शुरू में तो ऐसा होगा पास पास। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में कुंडली जो होती है ना वो सेचुरेट मोड में नहीं आती, बाद में सेचुरेट हो जाती है तो वो सीधा समानुपात में चलती है। इसका सिंबल ये है डायनमो टाइप का, ठीक है। और इसको गोला बना दोगे तो ये बंद प्रकार का बन जाएगा, बंद प्रकार का डायनमो टाइप। क्रैम्प्ड होगा, नॉन लीनियर होगा, हिंदी में अरैखिक बोलेंगे, हिंदी में